सो क्विक रिवीजन सीरीज के वीडियोस को इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो उसमें हम लोग जो तीसरा चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 वीडियोस। बाय द वे अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, दोनों ही वीडियोस को एक करके आप देख लें। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स थे लाइक पैट्रिलिनी हो गया, मेट्रोनिमिक्स क्या होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा तफसील में हमने चर्चा की है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। बाय द वे दिस विल बी वर्थ वॉचिंग। अगर आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है तो भी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी, यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट्स इजीली। थैंक यू। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। So sorry to interrupt you. This is to inform you कि हमने बहुत मशक्कत के बाद अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है क्लास 12th हिस्ट्री का। बाय द वे अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है जिसमें आप सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, एंड देन मेक योर माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो पे जस्ट ₹49 ओनली, एंड नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करें, देन पेमेंट करें, एंड देन वी विल डिलीवर इट टू योर ईमेल। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। So here we have the third chapter, kinship caste and class। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के सोसाइटी के बारे में पढ़ना, सामाजिक हालातों को देखना। पिछले चैप्टर में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को देखा था, इस चैप्टर में सोसाइटी को देखेंगे। सोसाइटी की जहाँ तक बात आती है एंड वो भी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की, तो ये जो टेक्स्ट जिसका नाम आप देख रहे हैं महाभारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महाभारत को कंपाइल करने का सिलसिला शुरू हुआ 500 BC के बाद से, एंड उसके कंपाइलेशन ने उस समय के सोशल परसेप्शन के ऊपर, जो दृष्टिकोण था सामाजिक, उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तो महाभारत की जब बात आती है तो एक प्रोजेक्ट हमारा 20वीं सेंचुरी में महाभारत से रिलेटेड शुरू हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम आगे भी आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल रियलाइज, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को अपना बेसिस बनाया था पढ़ने का, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल। दूसरे चैप्टर में इंस्क्रिप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो पत्थरों पे या पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन लगाए गए थे उनसे हमने चीजों को डिसाफर करके समझना सीखा। इस चैप्टर में द मेजर रोल टेक्स्ट इज गोइंग टू प्ले। टेक्स्ट जो है, ग्रंथ जो है या पाठ जो है, किताबें जो है, वो बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि टेक्स्ट को पढ़ते वक्त किन किन बारीकियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है एंड किस तरीके से एक टेक्स्ट, कहानी एक ही है बट वो वेरी कर सकता है रीजन टू रीजन। तो एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिसको कहा गया क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, दैट बिगेन इन अराउंड 1919। किसके नेतृत्व में? तो वी एस सुखतानकर के नेतृत्व में। टास्क क्या था कि हमें महाभारत की जितनी भी प्रतिलिपियां हैं, चाहे वो तमिल में हो, संस्कृत में हो, मोस्ट ऑफ द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, बाद में तमिल और बाकी भाषाओं के भी करेंगे, शुरुआत में जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है अलग अलग रीजन से, चाहे लद्दाख में हो, बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, सब जगह से जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है उनको कलेक्ट करो एंड देन एनालाइज करो। तो एनालाइज करने पे वी फाउंड कि बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। कॉमन एलिमेंट्स मतलब बहुत सारी कॉमन चीजें लद्दाखी महाभारत के वर्जन में, बंगाली महाभारत के वर्जन में, मराठी महाभारत के वर्जन में भी है। तो कॉमन एलिमेंट किस चीज को दर्शाते हैं कि प्रोबेबली जहां से ये चीजें विस्तृत हुई होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया को दिखाता है कि मेरे पास जो चीज है वही आपके पास भी है, उससे ही मिलती जुलती चीज गुजराती महाभारत में भी है, मराठी महाभारत में भी है। सो दिस शोज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। बट कॉमन एलिमेंट्स के अलावा कुछ कुछ रीजनल वेरिएशंस भी थे। मैंने आपको बार बार एग्जांपल बताया कि रामायण में भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस होते हैं, लाइकवाइज महाभारत में भी है। इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट है जो कि हर जगह आपको कॉमन मिलेंगे, वो जब रीजनल कल्चर से मिक्स होता है, रीजनल थ्योरी से, मिथ से मिक्स होते हैं, तो वो वेरी करना शुरू करते हैं। सो रीजनल वेरिएशंस शो द मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स विद द रीजनल थ्योरीज। ठीक है, लद्दाखी महाभारत में, मराठी महाभारत में, बंगाली महाभारत में, मध्य प्रदेश या अवधी महाभारत में, सब जगह पे कुछ ना कुछ हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले। तो एनालाइज करना काम यही था कि आप पहले ये पता करो कितनी चीजें कॉमन है एंड कितनी चीजें इसमें वेरी कर रही है। फिर जो कंक्लूजन निकला दैट इज कि कोई भी कंटेंट किसी भी टेक्स्ट का हम लेते हैं जो यूनिवर्सल है, एक बहुत बड़े भूक्षेत्र पे जिसको फॉलो किया जाता है, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे एंड कुछ वेरिएशनल चीजें भी होंगी। आउटकम क्या था? 47 सालों तक ये रिसर्च चला एंड जो जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने लास्ट में 13,000 पेजेस का वॉल्यूम निकाला जिसमें जितने भी कॉमन एलिमेंट्स थे उनको भी शामिल किया गया, जितने भी रीजनल वेरिएशंस थे उनको भी साइड में नोट डाउन करके शामिल किया गया, जस्ट टू नो कि ये जो टेक्स्ट है कितना ज्यादा वेरिएबल, कितना ज्यादा वाइब्रेंट है। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? किनशिप, कास्ट एंड क्लास। किनशिप, कास्ट और क्लास, इन तीनों चीजों को देख। किनशिप इज बेसिकली ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट हमारा सोशल डिफरेंसेस, कास्ट एंड क्लास हमारा सोशल डिफरेंसेस को शो करता है। तो पहले हम लोग किनशिप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा जो किनशिप का कॉन्सेप्ट है वो एक वेन डायग्राम के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। उसमें सबसे अंदर आता है कुल, दैट इज आवर फैमिली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी जाति,
दैट इज, या आप कह ले तो जनाती, इसको हम लोग कहते हैं किनफोक। मतलब आपकी फैमिली, लेट सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, आपके पेरेंट्स हुए एंड आपके सिबलिंग्स हुए, उनमें हमने ऐड कर दिया आपके मामा की फैमिली को भी, आपके बुआ की फैमिली को भी, तो ये आपका बन जाएगा किनफोक। ठीक है, जितने भी लोग आप शादी ब्याह में इकट्ठे होते हो, दैट इज योर किनफोक। फैमिली तो हमेशा ही साथ रहती है। एंड देन उससे भी ऊपर आता है वंश। वंश मतलब जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर आप वेन डायग्राम समझते हैं तो सबसे आगे है वंश, वंश का एक हिस्सा होगा किनफोक, यानी कि वंश के अंदर आएगा किनफोक। आपके जितने भी मामा चाचा ताई फूफा है सब उस किनफोक के हिस्सा। एंड उसमें आपका एक हिस्सा है फैमिली, जो आपकी फैमिली है। जैसे आपकी फैमिली ऐसे ही आपकी बुआ की भी फैमिली होगी, आपके मामा की भी फैमिली होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ किनफोक। ठीक है, तो अगर हम ऐसा वेन डायग्राम बनाते हैं ए बी और सी, तो ए के अंदर बी आता है, बी के अंदर सी आता है, कि बी का एक छोटा सा पोर्शन सी है। ऐसे ही किनफोक यानी कि हमारे पूरे जो रिश्तेदार या खानदान होते हैं उनके अंदर हमारी एक छोटी सी फैमिली होती है। अब किनशिप को किस बिहाफ पे हम लोग फॉर्म करते हैं, तो एक तो ब्लड रिलेशन जो बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, एक मैरिज रिलेशन जो हम लोग मैरिज अलायंस बनाते हैं, शादी किया तो फिर जैसे आपके फादर की आपके मदर शादी हुई होगी तो एक किनशिप यहाँ पे एक बॉन्ड बना। एंड तीसरा होता है अडॉप्शन, हमने किसी को गोद ले लिया है। किनशिप अगर डिफाइन करना हो तो दिस इज द वेब ऑफ, जंजाल है सोशल रिलेशनशिप का, दिस इज द जंजाल ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सोचे कि आपके कोई परिवार नहीं होता, आपका कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो हाउ डू यू सर्वाइव, आप कैसे कल्चरल एक्सचेंज करते, इकोनॉमिक एक्सचेंज करते, कैसे आप सर्वाइव करते विदाउट हैविंग इन एनी रिलेशनशिप। अब फैमिली को देखते हैं तो फैमिली इज अ पार्ट ऑफ किनफोक, हमारी पूरी रिश्तेदारी के वेब में एक पार्ट आता है। पूरा रिश्तेदारी जो आपने जनाती देखी उसका एक पार्ट हमारा कुल, दैट इज आवर फैमिली। फैमिलियल टाइज ऑफन ब्लडेड होते हैं, कभी कभी अडॉप्टेड भी हो सकते हैं। एंड ईच फैमिली इज यूनिक इन इट्स ओन वे। जितनी भी फैमिली के बारे में आप पढ़ेंगे, एवरी फैमिली इज यूनिक इन इट्स ओन वे। ठीक है, नेचुरल फैमिली टाइज का जिक्र आएगा आपकी किताब में, दैट मीन्स ऐसी फैमिली रिलेशनशिप जो ब्लड पे बेस्ड है, दैट इज नेचुरल फैमिलियल टाइज। लाइक आपके पापा एंड आपके बीच जो रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन द ब्लड। एंड फिर आपके फादर एंड आपके मदर के बीच जो रिलेशनशिप है वो नेचुरल फैमिलियल टाइज नहीं है, वो एक अलायंस है जो हमने फॉर्म किया था। देन जब हमने सोशल कंडीशंस को पढ़ना शुरू किया 600 BC के बाद के लोगों की, तो वहाँ पे हमने देखा कि जब हम फैमिलीज़ के बारे में पता करने जाते हैं ना, तो हमें एलीट फैमिलीज़ एंड जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके बारे में आसानी से पता चल पाता है। दे हैड इंस्क्रिप्शंस, उनकी किताबों में चर्चा की गई है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो गरीब लोग थे, मजलूम थे, उनके बारे में हमें पता करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज़ ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब फैमिली में एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया आता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे उसको लेके एक पैट्रिमोनी, तो वो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एंड पैट्रिमोनी अगर नहीं भी है तो भी मैं बता दूं, पैट्रिमोनी बेसिकली द डिवीजन ऑफ पैटर्नल रिसोर्सेज। मेरे रिसोर्सेज का जो डिवीजन होगा दैट इज पैट्रिमोनी, चाहे वो बेटियों में हो बेटों में हो, डज नॉट मैटर। पैट्रिलिनी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे बेटे में ही बटेंगे एंड मेरे बेटे अपना जो वंश है वो मेरे से ट्रेस करेंगे, ना कि वो अपने मदर से ट्रेस करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है पैट्रिलिनी का। दो कंडीशन की यहाँ पे जो डिसेंडेंसी ट्रेस की जाती है वो मेल प्रोजेनिटर फादर की तरफ से की जाती है, एंड रिसोर्सेज का जो बंटवारा होता है वो भी लड़कों में ही होता है। पैट्रिमोनी इज जस्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें ये मेंशन नहीं है कि लड़की या लड़का, लेकिन पैट्रिलिनी में इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग सन ओनली। एंड पैट्रिलिनी बहुत ज्यादा पॉपुलर था 600 BC से 600 C के बीच। इसीलिए आप देखोगे ना, आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता कि जितने भी रूलर्स हैं हमेशा उनके लड़के ही गद्दी पे बैठ रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? तो दिस इज ओनली बिकॉज कि दे वर फॉलोइंग द पैट्रिलिनी। एंड वो पैट्रिलिनी कैसे फॉलो करते हैं, तो उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है महाभारत से। जब ये महाभारत का टेक्स्ट कंपोज किया जा रहा था, नॉट कंपाइल किया जा रहा था, या कंपोज भी कह ले क्योंकि इससे पहले हमने तो देखा नहीं था कि क्या क्या टेक्स्ट है। बहुत सारे अलग अलग हमने सूतों से सुना था, हमने चैटियर बार्ड से सुना था। तो व्हेन इट वाज गेटिंग कंपोज तो बहुत सारे एंड सारे लोग इसको इंस्पिरेशन के तौर पे लेते थे, हमें यहाँ से चीज़ें सीखनी है। एंड देन दे सॉ कि यहाँ पे लोग जो है अपने बेटों को अपने पैटर्नल रिसोर्सेज में हिस्सेदार बना रहा है, तो दे स्टार्टेड फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ पैट्रिलिनी। इसके बाद इसीलिए आप सतवाहनास को देखो, मौर्यस को देखे, जितने भी रूलर्स आए हैं सब ने अपने अपने लड़के को ही गद्दे पे बिठाया है। पैट्रिलिनी के कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन केस आपका कोई लड़का नहीं है तो बहुत केसों में आपके भाई गद्दी पे बैठते थे, आपके भाइयों के भी डिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अगर वो भी नहीं है उस लायक तो आपके रिश्तेदारियों में डिस्ट्रीब्यूशन होता था रिसोर्सेज का। एंड इन द रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस, कभी कभी लड़कियों के बीच जो बेटियां हैं उनके बीच रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। एज फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि गुप्ता प्रिंसेस प्रभावती गुप्त जो है वो हेल्ड करती है अथॉरिटी, उन्हें रिसोर्सेज मिले थे। वो एक बहुत एक्सेप्शनल केस है एंड शी परफॉर्म्ड वेरी वेल बाय द वे। एंड इन द एज ऑफ पैट्रिलिनी डॉटर्स हैड नो क्लेम ओवर द रिसोर्सेज ऑफ फादर, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज बेटों के बीच ही बटेंगे। यहाँ पे प्रभावती गुप्त का थोड़ा सा हमने बुलेट पॉइंट के रूप में समझाने की कोशिश की है। आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त सेकंड की लड़की थी, वकाटका डायनेस्टी में इनकी शादी होती है, फिर उन्होंने बहुत लंबे समय तक पावर होल्ड किया था। अब किंगशिप जो है
एक तो हो गया ब्लड रिलेशनशिप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस होता है किनशिप का, दैट इज टू फॉर्म थ्रू मैरिज अलायंस। हमें शादियां करनी पड़ती हैं। तो इस चैप्टर में हम शादियों के बारे में भी देखेंगे कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में जितने भी टेक्स्ट कंपोज हुए उस जमाने में कैसा शादी का प्रथा होता था, एंड उसके उस जमाने में जो टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए जिन्होंने आगे आने वाले आई थिंक मिलेनिया तक या 1500-1600 सालों तक डिक्टेट किया ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को, खासतौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उसमें कैसे कैसे टर्म्स को इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहला टर्म है इंडोगैमी। इंडोगैमी मीन्स जब हम किसी एक यूनिट के अंदर शादी करते हैं, एंड यूनिट कैन बी एनीथिंग। यूनिट कैन बी योर गोत्र टू, गोत्र क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यूनिट कैन बी योर कास्ट टू, यूनिट कैन बी योर रिलीजन टू। तो अगर आप एक रिलीजन के साथ रिलीजन के अंदर शादी करते हो जिस रिलीजन के आप हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ इंडोगैमी हो गया। अगर आप अपने कास्ट में ही शादी करते हो या वर्ण कह ले जैसे, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंडोगैमी हो गया। या आप अपने गोत्र में ही शादी करते हो तो वो भी एक काइंड ऑफ इंडोगैमी हो गया। या आपने अगर रेसेस की बात की तो बहुत सारे रेसेस अलग अलग चलते हैं ना, सीरियन रेस, अर्मेनियन रेस, आर्यन रेस। तो आप अपने रेस में भी करते हो, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंडोगैमी। तो इंडोगैमी इज मैरिंग विद इन अ यूनिट बट यूनिट वेरीज। एक्सोगैमी में वही मैरिंग बियॉन्ड द यूनिट। इसी यूनिट में से हमने एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी कर ली तो दैट इज एक्सोगैमी। एक कास्ट के होते हुए दूसरे कास्ट से ब्याह कर लिया, दैट इज ऑल्सो एक्सोगैमी। सिमिलरली रिलीजन या रेसेस की बात करें, एक रेस के होकर दूसरे रेस से ब्याह कर लिया तो दैट इज ऑल्सो एक्सोगैमी। पॉलीगैमी, पॉली बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगैमी मतलब जहाँ पे एक पुरुष की एक से ज्यादा वाइफ होती है। पॉलीएंड्री मतलब जहाँ पे एक महिला के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं। पहाड़ी इलाकों में हालांकि अभी भी बहुत सख्ती से इसका पालन किया जाता है, बोली टू, ताकि ये जो जगह है वो ज्यादा पॉपुलेटेड ना हो सके एंड रिसोर्सेज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। रूल्स ऑफ मैरिजेस में जब शादियों की बात आती है तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारे एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज है उनके बारे में बहुत जोर दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन ऑफ धर्मसूत्र को भी देख लेते हैं। धर्मसूत्र से ही धर्मशास्त्र निकला है, तो पहले धर्मसूत्र निकले फिर धर्मशास्त्र उसमें से लिखा गया। तो अभी जो हमारे पास मेजर टेक्स्ट अवेलेबल है वो धर्मशास्त्र के अवेलेबल है, धर्मसूत्र के बहुत कम चीज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन वहीं से धर्मसूत्र की चीजें धर्मशास्त्र में उतारी गई है। अब धर्मसूत्र कहाँ से आया, तो वेदों के बाद लोगों ने जो देखा कि ये संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है, स्टार्टेड कंपोजिंग वेदांग, वेदांग से फिर धर्मसूत्र निकलता है। ये सारी चीजें हमने वन शॉट लेक्चर में समझाई है। एंड अगर आपको ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पीपीटी, ये हमारी नोट्स, अगर आपको इसे अवेल करना है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के भी हमसे वो पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएंगे। नाउ वी हैव, अगर हम इन टेक्स्ट की बात करें जिन्होंने मैरिज पे फोकस किया, जिन्होंने मैरिज के लिए प्रोविजंस वगैरह लगा, उन टेक्स्ट में धर्मशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड धर्मशास्त्र में खुद बहुत, धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं। उसमें एक टेक्स्ट आता है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति इज अ लीगल टेक्स्ट है। जितनी भी कानूनी चीजें हैं एंशिएंट फॉर्म ऑफ सोसाइटी की, वो इसमें दर्ज थी। हाउ शुड अ किंग बिहेव, हाउ शुड वी फॉर्म मैरिज अलायंस, कैसे कास्ट को बिहेव करना चाहिए, चांडालों के लिए क्या रूल है, वैश्यों के लिए क्या रूल है। सो ये लीगल टेक्स्ट है जिसको 200 BC से लेके 200 C के बीच कंपोज किया गया, ठीक है, कंपाइल किया गया कहे तो, क्योंकि ये सारी चीजें मानी जाती है कि लॉर्ड मनु ने बताई थी, जो हमारे पहले पुरुष थे। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट है विवाह का, अष्ट विवाह, दैट मींस 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर देयर। ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एंड पैशाच विवाह। सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज बता देता हूँ कि नीचे के जो 4 विवाह हैं दैट वेर कंसिडर्ड इलेजिटिमेट, इनको कानूनी नहीं माना जाता था। एंड ऊपर के जो 4 विवाह है उनको कानूनी माना जाता था, वो लेजिटिमेट माने जाते थे, वैध माना जाता था उनको अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो हमेशा से ही कहा जाता था कि आप ये चारों करो, ये नहीं करो। जैसा आप यहाँ पे 2 में भी देख रहे हैं, एक राजा जो है वो इस आदमी को पनिश करने के लिए कह रहा है क्योंकि इसने गंधर्व विवाह किया, दैट वाज कंसिडर्ड इलेजिटिमेट, ठीक है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर कॉल्ड अष्ट विवाह एंड दे आर मेंशन्ड इन मनुस्मृति। एंड उसमें एक चीज आप याद रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड सोर्स है तो सवाल ही पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड द नेक्स्ट 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर्ड इलेजिटिमेट। अब किनशिप में ये एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा गोत्र का। गोत्र क्या होता है, लेट्स सपोज ए नाम का आदमी है, उसके 2 लड़के हुए BC, फिर अब हमने कहा कि बी शादी होगी ई से और सी की शादी होगी डी से, फिर इनके 2 लड़के DE, ऐसे करते करते पूरा इनका ट्री बनता जाएगा, ट्री बनता जाएगा, ट्री बनता जाएगा, सी से बी, फिर इनके जो लड़के होंगे छोटे छोटे, एंड दैट विल क्रिएट अ वेब। तो इस सब की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ए से हुई है, ए इज द प्रोजेनेटर। ए हमारे, तो ए जो है उनके नाम पे नाम रखा जाएगा। और गौतम की बात हो, भारद्वाज की बात हो, कश्यप की बात हो, प्रजापति की बात हो, तो ये सारे सेजेस के नाम है, ऋषियों के नाम है, मुनियों के नाम है, उनके नाम पे ऐसा माना जाता है कि उनसे ये डिसेंडेंसी शुरू हुई। एंड जो भी इस गोत्र से बिलोंग करते हैं वो उनके ही वंशज हैं। सो इट वाज अ सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल हैविंग कॉमन डिसेंडेंट्स एंड कॉमन डिसेंट्स, मतलब जिनकी उत्पत्ति सेम जगह से हुई है। तो जैसे हम बात करें अगर गोत्र की, तो जो गोत्र का सिलसिला है, गोत्र से लोगों को आइडेंटिफाई करने का सिलसिला है, वो हमारा शुरू हुआ था तकरीबन 1000 BC के बाद से। जो गोत्र की प्रथा है वो शुरू हो गई थी। सो
उसके बाद जो इसको हाईली एम्फसाइज किया जाने लगा। गोत्र को लेके 2 रूल्स थे, जो 2 की रूल्स से उनको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। जब शादी होती है तो जब उनका जन्म हो तब तक तो वो फादर के गोत्र को अडॉप्ट करके रखती है। लेट सपोज उनके फादर का भारद्वाज गोत्र है, मतलब उनके जो फादर के वंशज है वो भारद्वाज मुनि से निकले थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई और शादी जिसके यहाँ हुई, एंड अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र या मनुस्मृति का सब बात बराबरी है, क्योंकि धर्मसूत्र का पाठ धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र का पाठ हमारा मनुस्मृति है। उनमें कहा गया है कि एक गोत्र के मेंबर शादी नहीं कर सकते। चाहे आप जैसे सपोज आप भारद्वाज गोत्र के हैं तो आप भारद्वाज गोत्र के ही किसी पुरुष या महिला से शादी नहीं कर सकते, आपको अलग गोत्र की महिला से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों के वंशज सेम हो गए। दैट मीन्स आपने तो अपने परिवार में ही शादी कर ली, एंड रिश्तेदारी में शादी करना दैट वाज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल बाय द धर्मशास्त्र। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। इसीलिए भारद्वाज गोत्र लेट सपोज उस लड़की का है, एंड जब ब्याह हुआ तो उसकी शादी हुई प्रजापति गोत्र के लड़के से। लेट सपोज मेरे पास 2-3 गोत्र के नाम याद है, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो अब उस लड़की को क्या करना पड़ेगा, अपने फादर का गोत्र एब्डिकेट करके, त्याग के उसे अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो दैट वाज द सिनेरियो। गोत्र की जहाँ तक बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना जरूरी है, दैट इज मेट्रोनिमिक्स। जैसे बहुत सारे रूलर्स, ऑलमोस्ट सारे रूलर्स पैट्रिलिनी सिस्टम को फॉलो करते थे, वहीं पे एक डायनेस्टी थी जो मेट्रोनिमिक्स को फॉलो करती थी। मेट्रोनिमिक्स क्या है कि हम क्या करेंगे, अपने माताओं के गोत्र का नाम, अपनी माताओं के गोत्र का क्या करेंगे, इस्तेमाल अपने नामों में करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेसिंग डिसेंडेंसी फ्रॉम द गोत्र ऑफ मदर। ठीक है, जैसे सातवाहना किंग्स जो हैं वो अपनी माताओं के गोत्र का आप कह ले तो इस्तेमाल करते थे अपने नामों में। जैसे आप कहें बात शतकर्णी की बात करें तो शतकर्णी क्या लगा हुआ, गौतमी, गौतमी वॉज द गोत्र ऑफ हिज मदर। ऐसे ही पुलमेई की बात करें, इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ, वसीथी, वसीथी वॉज द गोत्र, वसीथी नाम निकला वशिष्ठ से, गौतमी निकला गौतम से। सो दीज काइंड ऑफ गोत्र वेर यूज्ड बाय द सातवाहना रूलर्स इन देयर नेम। तो ये जो मेट्रोनिमिक्स है, यहाँ से एक डाउट निकल के आता है कि अगर ये सातवाहना रूलर्स अपनी माताओं को इतनी ही ज़्यादा तरजीह दिया करते थे तो क्या ये मैट्रिलिनी फॉलो करते थे? क्या इनके बीच इनके जो रिसोर्सेज थे वो इनको इनकी बेटियों को मिला करता था? तो दैट वाज नॉट मैट्रिलिनी। ये लोग नहीं फॉलो करते थे, फॉलो तो ये लोग पैट्रिलिनी ही करते थे। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बेटों के आप कह ले तो बेटों के बीच ही होता था। एंड ये जो डिसेंडेंसी है वो आप कह ले तो फादर के तरफ से ही ट्रेस की जाती थी। बस मेट्रोनिमिक्स में क्या करते हैं वो लोग, मदर के गोत्र का ना अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल सातवाहना रूलर्स के नामों में भी देखा। फिर आप जब सबसे पुराने उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऋषियों के शिष्य हुआ करते थे, वो भी अपनी माताओं के गोत्र का नाम अपने नाम के आगे लगाया करते थे। दैट डज नॉट मीन कि वो मैट्रिलिनी फॉलो करते। मैट्रिलिनी फॉलो करना मतलब क्या, कि आप अपना जो डिसेंडेंट है वो माताओं की तरफ से ट्रेस कर रहे हो, ना कि पिता की तरफ से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पुत्रियों में भी हो रहा। तो ये दोनों ही चीज़ सातवाहना रूलर्स के केस में नहीं थी। तो दैट वाज सिस्टम जो था इनका रूल का, और जो सिस्टम था इनका आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज बेस्ड अपॉन पैट्रिलिनी। अब आगे चलते हैं तो हमने सोशल रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को देख लिया, मेट्रोनिमिक्स से लेके पैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी से लेके मैरिज, मैरिज से लेके गोत्र, मैरिज के अलग अलग फॉर्म्स को देखा। अब बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस की, कि भाई कैसे कैसे सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी में। वहाँ पे हमारे पास आता है वर्ण सिस्टम। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र देयर वर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, एंड शुरुआत में ये जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत रिजिड नहीं था, बहुत फ्लेक्सिबल था। शुरुआत में क्या होता था कि वर्ण वाज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन। जो स्कॉलर बनेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो वॉरफेयर में इंटरेस्टेड है वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो ट्रेडिंग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है वो वैश्य कहलाएगा, जो सबकी सेवाओं में इंटरेस्टेड है वो शूद्र कहलाएगा। बट धीरे धीरे विद द टाइम ये चीज़ें रिजिड होती गई, एंड कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल वाज टू बी डिटरमाइंड बाय हिज बर्थ, कि अब उसके कास्ट को उसके बर्थ से डिटरमाइन किया जाने लगा था। ब्राह्मण का लड़का हो सकता है कि उसे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, उसे व्यापार में इंटरेस्ट हो, बट फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो वैश्य नहीं कहला सकता। सो दैट सिस्टम बिकेम रिजिड, और इस हिसाब से फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया हर एक अलग अलग वर्ण के। लाइक ब्राह्मणों की बात करें, क्षत्रिय की बात करें, वैश्य की बात करें, शूद्र की बात करें, चारों के लिए होते हैं वो भी असाइन किए गए थे। तो ब्राह्मणों का क्या आइडियल ऑक्यूपेशन था, स्टडी वेदास, वेदों को पढ़ो, टीच वेदा, एंड फिर हमारे पास सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करो, एंड सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाओ भी। करना मतलब आप खुद यज्ञ कर रहे हैं, करवाना मतलब आप उधर बस बैठे हैं वेदिका में, कोई और आके यज्ञ कर रहा है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पंडित जी आके मंत्र पढ़वाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो दिस इज द गिफ्ट सैक्रिफाइस परफॉर्म, हम परफॉर्म करवा रहे हैं, वी आर नॉट परफॉर्मिंग। एंड रिसीव गिफ्ट्स, आप गिफ्ट्स लो, ये सारी चीज़ें के जॉब में आते थे। ऑक्यूपेशन में क्या क्या थी, एंगेज इन वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेट पीपल, स्टडी वेदास, वेदों को पढ़ने का एक्सेस इनको भी मिला था, बट
पढ़ाने का नहीं मिला था। ऐसे ये लोग सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकते थे, केवल परफॉर्म करवा सकते थे। जैसे ये लोग बैठ के उधर पंडित जी जो मंत्र बोलेंगे वो पढ़ सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं। वैश्यों को क्या कहा गया कि आप एग्रीकल्चर करो, पेस्ट्रोलिज्म करो, ट्रेड करो, वेदों को पढ़ो, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। ऐसे ही आप सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। लेकिन आप परफॉर्म करवा सकते हो। आपको अगर कुछ यज्ञ वगैरह करना है, ब्राह्मणों को बुलाओ, दे आर द स्कॉलर्स, एंड फिर वो आपको पढ़ाएंगे, आप उस हिसाब से यज्ञ करना। शूद्रों को किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं दिया गया। They were just to serve। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहा गया कि आप इन तीनों को सर्व करो। योर जॉब इज टू सर्व देम। अब ये जो रिजिड सिस्टम था, कहा गया कि बर्थ पे बेस्ड अब कास्ट होने वाला है एंड उस हिसाब से हमारा ऑक्यूपेशन डिसाइड होगा। मेरा पहले तो मैंने जन्म लिया और जो जिस वर्ण में जन्म लिया वो मेरे ऊपर ऑथराइज्ड हो गया, ठीक है। अब उस वर्ण के अकॉर्डिंग जो भी ऑक्यूपेशन है वो भी मेरे ऊपर थोपे जाएंगे। सपोज कि आप वैश्य के घर में पैदा हुए हो एंड यू आर सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग वेदास, लेकिन फिर भी आपको इससे डिप्राइव्ड रखा जाएगा, वंचित रखा जाएगा, ओनली बिकॉज कि धर्मशास्त्र में ऐसा है। तो इसको कैसे इन्फोर्स किया जाए? लोग तो अपोज करेंगे ही करेंगे कि हमें नहीं करना। हमें अगर वैश्य के घर में पैदा हुए हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन वॉरफेयर, हमें लड़ाइयाँ करने में मज़ा आता है, हमें सोल्जर बनना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये अगर आप धर्मशास्त्र वाले कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है तो लोग तो अपोज करेंगे ही करेंगे। तो हाउ दिस अपोजिशन वॉज रेजिस्टेड? तो सबसे पहले चीज़ कि ब्राह्मण इस कास्ट सिस्टम को एंड इस ऑर्डर्ड ऑक्यूपेशनल ऑर्डर को असर्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए 3 तरीकों का सहारा लेते थे। सबसे पहला कि वो ऐसा कहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है ये हमने नहीं बनाया है। अगर आपको लगता है हमने बनाया तो हमने नहीं बनाया है, दिस इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ये तो बहुत ऊपर से आई है। इसके लिए वो लोग ऋग्वेद में एक श्लोक है पुरुष सूक्तम, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो आदि पुरुष के मुख से निकले हैं, जो क्षत्रिय है वो बाजू से निकले हैं, जो वैश्य है वो जांग से निकले हैं, एंड जो शूद्र है वो पांव से निकले हैं। एंड इसके अलावा दूसरा तरीका वो ये भी करते थे कि वो राजाओं के पास जाते थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था पूरे मास पॉपुलेशन में, तो वो राजाओं को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। वो उनको कहते थे कि आप ये जो कास्ट सिस्टम है एंड जो ऑक्यूपेशनल ऑर्डर है उस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करवाओ, अगर नहीं करवाओगे तो आप कार्रवाई करो, जो नहीं करता इसको। फिर थर्ड मेथड वो परसुएड क्या करते थे, लोगों को मनाया करते थे कि देखो जो हुआ हुआ, लेकिन आप जिस बर्थ, आपका जो जन्म हुआ जिस जाति में, जिस वर्ण में, आपको उसी हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्टून यहाँ पे भी है, एक आदमी जा रहा रामलाल को नमस्ते करता है, आचार्य पूछते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, एंड कहते हैं कि वो तो पढ़ाता है, टीचर है। तो रामलाल को कहते हैं तुम तो शूद्र हो, तुम तो नहीं पढ़ा सकते, यू शुड सर्व अदर वर्ड, पढ़ाने का काम तो ब्राह्मणों का है। तो इस हिसाब से धर्मशास्त्र में ऑर्थोडॉक्सीज शामिल थी। अब यहाँ पे कुछ ऑर्थोडॉक्सीज को ब्रेक भी किया गया था, देयर वर सम एक्सेप्शन एंड बहुत मास लेवल के पावरफुल एक्सेप्शंस थे। जैसे धर्मशास्त्र में कहा गया कि ओनली क्षत्रिय कैन रूल, गवर्न करना, एडमिनिस्टर करना, वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें क्षत्रिय के हिस्से में आती हैं। तो कुछ कुछ ऐसे किंगडम्स भी थे जो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र क्षत्रिय होना क्वालिफाई नहीं करते थे, बट उन्होंने रूल करा था। मतलब क्षत्रिय होना ऑक्यूपेशन तो उनका वही था, बट लेकिन वो बर्थ उनका माना जाता है कि शायद वो वैश्य के यहाँ पैदा हुए थे या आउटसाइड इंडिया आए थे, मलेच्छ थे वो। ऐसे मॉरियंस के एग्जाम्पल की बात करें तो मॉरियंस को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कहा गया कि वो एंड फिर भी उन्होंने 150-200 सालों तक एक बहुत बड़े भूमि पे राज किया था। सो दैट वाज द सिनेरियो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि मॉरियंस जो है क्षत्रिय, क्योंकि जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट तो हमेशा से ही मॉरियंस का साथ देंगे, क्योंकि 2 रूलर हमारे जैन थे एंड जो अशोका द ग्रेट है वो बुद्धिस्ट है। तो लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो कहते हैं कि शूद्र हैं, तो इस हिसाब से इनको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा रूल करने के लिए, बट दे रूल फॉर आई थिंक 175 ईयर्स और 200 ईयर्स। फिर एक डायनेस्टी आती है शक, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू, जो हमारा गुजरात और सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का, इसको रूल किया करते थे ये लोग। ये अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र मलेच्छु है, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, आउटसाइडर है। तो मलेच्छों को तो रूल करना वैसे भी अलाउड नहीं था, ये तो शूद्रों से भी गिरी हुई कैटेगरी होगी अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, लेकिन फिर भी वो रूल करते हैं। एंड बहुत एक रूलर थे रुद्रदमन, उनको अच्छी खासी सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है, ठीक है। फिर एक है हमारे सतवाहना, ये थे तो इंडिया के ही, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे, ये ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक, ये जो शक और सातवाहन है ये टाइप हमारे कंटेम्प्रेरी है, मॉरियंस के बाद ये दोनों आते हैं। तो ये जो है सतवाहना, ये बहुत दिनों तक रूल करते हैं आंध्रा और दक्खन के रीजन में। सो दीज 3 वेयर मेजर एक्सेप्शंस, जो आप कह लें कि एक तरफ तो जैसे ब्राह्मण्स लगे हुए थे कि कैसे हम धर्मशास्त्र को इम्प्लीमेंट करवाए, इसको इन्फोर्स करवाए, बट दूसरी तरफ कुछ कुछ बड़े बड़े एक्सेप्शंस भी निकल के आते हैं। लाइक कुषाण भी एक एक्सेप्शन में आप शामिल कर सकते हैं, उनकी भी ओरिजिन ऑब्सक्योर है, वो भी मलेच्छ कंसिडर किए जाते हैं। दैट इज द सिनेरियो। अब हमारे पास किनशिप और सोशल डिफरेंस में आगे बढ़ के कॉन्सेप्ट आता है जाति का। बहुत सारे लोग वर्ण और जाति से कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ण इज बेसिकली द आउटर सर्कल इन द वेन डायग्राम। एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियां आ सकती है। जैसे एक वर्ण हमने लिया वैश्य, वैश्य के अंदर बहुत सारी जातियां आएंगी, वैश्य के अंदर बहुत सारी जातियां, लोहारों की भी जाति आ सकती है, स्वर्णकारों की भी जाति आ सकती है, लोहारों की भी जाति आ सकती है। तो जाति इज अ सब कैटेगरी ऑफ वर्ण।
ठीक है। जाति इज अ सब कैटेगरी वर्ड हुज नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड। एक वर्ण में वर्ण तो 4 ही होंगे, वर्ण 4 ही होंगे, लेकिन एक वर्ण में न्यूमरस जातियां हो सकती है कि कोई नंबर पे लिमिटेशंस नहीं है। एंड इस कॉन्सेप्ट की ओरिजिन कहाँ से है, तो क्या है ना कि जैसे जैसे ब्राह्मणों ने या स्कॉलर्स ने अलग अलग लोगों से उनका सामना हुआ, मुखातिब होते गए। जैसे उनका सामना जब कभी निषादों से हुआ, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका सामना एक ऐसे लोगों से हुआ जो आभूषण वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने उनको एक अलग जाति के रूप में ही कैटेगराइज किया। अलग स्वर्णकार जो सोने बनाने में एक्सपर्ट थे, उनको अलग जाति के रूप में कैटेगराइज किया। निषाद जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पे जिंदा रहते थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सर्वाइव करते थे, उनको अलग जाति के तौर पे डिजाइनेट किया। तो जाति वॉज अ सब कैटेगरी ऑफ वर्ण एंड जाति के नंबर पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं थी। आप अभी भी देख सकते हैं वर्ण के अंदर, एक ही वर्ण के अंदर बहुत सारी जाति आती है। अगर क्षत्रिय वर्ण ही है तो बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे कास्ट हैं उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे क्लास है उसके अंदर आते हैं। एंड जब ये जाति है तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये जो जैसे स्पेसिफिक जाति, ऐसे बात करें स्वर्णकारों की, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। जब ब्राह्मणों ने देखा कि एक कम्युनिटी है जो केवल आभूषणों को या मेटल्स बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो लोग जो एक साथ इकट्ठे बैठ के काम करते थे पर्ल्स के ऊपर, मनकों के ऊपर, गोल्ड आभूषणों के ऊपर, सिल्वर आभूषणों के ऊपर, तो इन सब ने आपस में श्रेणी फॉर्म कर ली, गिल्ड फॉर्म कर ली। गिल्ड का काम क्या होता था, लेट सपोज 2-4 गांवों में स्वर्णकारों की आबादी है एंड वो सब लोग आभूषण प्रोड्यूस करते हैं, बहुत उच्च क्वालिटी के आभूषण प्रोड्यूस करता है जो कि बाहर के मार्केट में अच्छे खासे दामों पर बेचे जा सकते हैं। तो उन्होंने श्रेणी एक गिल्ड बना लिया। अब वो साथ में रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर करते थे, कॉस्ट भी स्प्लिट कर लेते थे, इससे कॉस्ट एक आदमी पर बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा एंड एक जो टूल्स है वो भी लोग कॉमनली इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे सपोज करें ना कि आपके गांव में जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है आपने सबको मिला लिया, आगे सब हम लोग मिलकर खेती करेंगे। अब अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो अब कॉमन यूज के लिए है, किसी के पास थ्रेशर है तो वो भी अब कॉमन यूज के लिए है, क्योंकि ये हमारे पास अब अपनी और तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी कोई जमीन नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी की जमीन है। तो इस हिसाब से जब सोचेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड सबका फायदा होगा। तो ये सारे जितने भी जाति के लोग थे जो एक ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, ये ऑफन श्रेणी में खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते थे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर अर्निंग। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते थे। एक इम्प्लीकेशन तो ये होता था कि वो लोग इन्वेस्टमेंट साथ में कर पाते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अकेले इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जबकि आपने श्रेणी में खुद को कैटेगराइज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो नाउ यू कैन मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ज्यादा होता था, काम जल्दी आसानी से होता था एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एक क्राफ्ट को बड़े लेवल पे मार्केट करके अर्निंग कर पाते थे। सो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जाति। जातियों के बारे में हम पता कहाँ से चलता है, तो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है, वैसे तो बहुत रेयरली इंस्क्रिप्शन मिले हैं बट सम इंस्क्रिप्शंस आर देयर। उसमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है जो कि मध्य प्रदेश में है। वो सिल्क वीवर्स के बारे में है, जो बुनकर थे उनके बारे में है। कहा जाता है पहले गुजरात में रहते थे, फिर वहाँ मिस गवर्नेंस के चलते वो मध्य प्रदेश आते हैं एंड वहाँ भी उन्होंने खासी कमाई की। एंड यहाँ पे एक चीज और है, उस इंस्क्रिप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि थे तो ये सारे सिल्क वीवर्स ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे लोग बुनकर के काम में ही लगे हुए थे, सारे लोग टेक्सटाइल के काम में ही लगे हुए थे। बहुत सारे लोग म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे लोग बायोग्राफीज लिखा करते थे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोनॉमी सीखा करते थे, बहुत सारे लोग रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, डिस्कोर्सेस दिया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, बहुत सारे लोग इवन वॉरफेयर भी करते थे। सो मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज स्पेशल बिकॉज ये मिथ हमारा क्लियर होता है कि जितनी भी जातियां थी ऑफन ये सारे लोग एक काम करते थे एंड जब ये एक काम करते थे तो खुद को श्रेणी में ऑर्गेनाइज कर लेते थे। जरूरी नहीं कि सारे लोग यही काम करेंगे। अगर स्वर्णकारों की जाति है तो जरूरी नहीं कि सब लोग सोना ही प्रोड्यूस करें या सब लोग सिल्वर के आभूषण ही बनाएं। बहुत सारे लोगों को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो दे कैन रीड, दे कैन क्रिएट बायोग्राफीज, दे कैन एंगेज देमसेल्फ इन द वॉरफेयर। तो ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे ये भी दिया गया था मंदसौर इंस्क्रिप्शन में कि जब इन लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशन के थ्रू पैसा कमाया तो इनके पास जब समृद्धि आई तो उन्होंने मंदसौर में ही एक सन टेम्पल का भी निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। सो दीज 3 आर मेजर हाईलाइट ऑफ मंदसौर इंस्क्रिप्शन एंड वेयर दिस मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। किसके लिए है, तो सिल्क वीवर्स के लिए है। तो ये आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। हमने अब कास्ट सिस्टम पढ़ लिया, उसके अलावा जो जाति आती थी, जो जाति जैसे जैसे ब्राह्मणों ने अलग अलग कम्युनिटी से उनका सामना होता गया, उनको उन्होंने अलग अलग जातियों में कैटेगराइज करना शुरू किया। एंड जाति मतलब सब कैटेगरी ऑफ वर्ण, यानी कि वो वर्ण के अंदर ही आते थे। बट कुछ कुछ कम्युनिटी थी जो वर्ण के अंदर आती ही नहीं थी, जिसको वर्ण से आप कह लें तो हटा के ही रखा गया था। लाइक आप कह लें जो मलेच्छ है या नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, मलेच्छ मतलब जो बाहर से आए थे। ऑफन वो लोग माना जाता था कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आए थे, क्योंकि वही एक रास्ता बचता है, चाइना की तरफ से तो आ नहीं सकते, इतने जखेज पहाड़ हैं। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ से आते थे उनको मलेच्छ कहा गया। देवर आउटसाइडर, लाइक शक हो गया, हमारे अलेक्जेंडर यवन हो गया, फिर इस्लामिक इन्वेडर्स जो उनको भी मलेच्छ कहा गया। उनको ये लोग वर्ण सिस्टम में नहीं रखते थे, देवर कंसिडर्ड आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। ऐसे ही निषादों को भी वर्ण सिस्टम में नहीं रखा जाता था, इनको भी ऑफन आप कह लें तो वर्ण सिस्टम के बाहर ही रखते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग धर्मशास्त्र को एंड ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजीज़ को मानने से मना कर देते थे कि हम आपकी चीज़ों को नहीं मानेंगे, हम आपकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। लाइक मलेच्चो की बात करें तो दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल दैट एंटर्ड सब कॉन्टिनेंट थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड वो इंडियन ट्रेडिशंस और सांस्कृतिक लॉजिक से अनअवेयर थे। एंड रुद्रदमन की बात जहाँ तक बात आती है, जब हमने शक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जो मलेच्चे था, तो रुद्रदमन को इसलिए इतनी ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है क्योंकि उन्होंने खुद को सांस्कृतिक ट्रेडिशंस एंड जो लोकल चीज़ें थी, रिचुअल्स थे, उनसे अवेयर किया। एंड जब वो हुआ तो लोगों को लगा कि हम में से ही एक है, एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग द सोशल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे अगर बात करें तो एक टून यहाँ पे भी है, आई डोंट बिलीव इन मनुस्मृति, ये शायद कोई फॉल्स ड्वेलर है, निषाद है। देन ब्राह्मण इसको कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मनुस्मृति में विश्वास नहीं है, तुम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की अवहेलना करते हो, देन यू आर अ बारबेरियन, आप ऑड हो, आप अनसिविलाइज्ड हो, यू आर लाइक एनिमल, आप पशु की तरह हो। सो इस हिसाब से उनको टाइटल दिए जाते थे। सो सम कम्युनिटीज वर कंसिडर्ड आउटसाइडर्स टू, उसमें एग्जाम्पल हमारे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट आ सकते हैं, मलेच्छ आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अवेयर थे या अवेयर थे भी तो मानने से इनकार करते थे। ठीक है, तो इन्हीं सब लोगों में से ऐसे लोग थे जो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति अष्ट विवाह जो है उसमें से नीचे के 4 विवाह नहीं करनी चाहिए, तो इन लोगों में होता था। अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी डिपेंड, अब उसी कास्ट सिस्टम में एंड सोशल डिफरेंसेस में एक कैटेगरी आती है हमारी अनटचेबल्स की। अनटचेबल्स डिपेंडेड अपॉन द अनटचेबिलिटी डिपेंडेड अपॉन द प्योरिटी ऑफ एन एक्टिविटी। अब प्योरिटी ऑफ एन एक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है? 2 टाइप की एक्टिविटी होती है अकॉर्डिंग टू हमारे जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से 2 एक्टिविटी है। प्योर एक्टिविटी मतलब परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, वॉरफेयर में एंगेज होना, एग्रीकल्चर करना। इम्प्योर एक्टिविटी मतलब आप लाशों के साथ हो, हैंडलिंग कॉर्प्सेस, आप मरे हुए जानवरों को दफना रहे हो, डेड एनिमल्स को दफना रहे हो, मरे हुए लोगों को जला रहे हो, उनके जो फर्नल राइट्स है वो कर रहा हो। सो ये सारी चीज़ें जो करते थे उनको हम लोग अनटचेबल्स कहते थे। उस ज़माने में इनको अनटचेबल्स का लेबल दिया जाता था। दे आर नॉट ऑथराइज टू गेट टच्ड, उनको छूना मना था। अगर आपने उनको छू लिया तो आप प्योर हो गए, आपको फिर खुद को प्योर करना पड़ेगा। इस लेवल का पाखंड था उस जमाने में। एंड अनटचेबल्स की ये कैटेगरी थी चांडाल। अनटचेबल को ऑफन चांडाल ही कहा जाता था। दे वेर ऑथराइज्ड, मतलब ऑथराइज नहीं, दे वेर असाइंड द वर्क ऑफ हैंडलिंग कॉर्प्सेस, उनको लाशों को ठिकाने लगाना था। इसीलिए आप जब जाएंगे शमशान घाटों में भी तो चांडालों की आबादी वहाँ पे होती है, तो उनका काम यही है कि वो जलाएंगे। एंड फिर ये चीज़ें बहुत पहले से आई हैं। हमने कहा ना कि आज के ज़माने में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है जो 2500-2600 सालों पहले से हैं, उनका कहीं ना कहीं बेसिस इस चैप्टर से है। चाहे जाति के कॉन्सेप्ट की बात करें, वर्ण के कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑक्यूपेशनल ऑर्डर की बात करें। हालांकि अब तो जो ऑक्यूपेशनल ऑर्डर हमारा वो तो फॉलो किया नहीं जाता। दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ वेरी मार्वेलस थिंग दैट वी हैव डन, कि हमने किसी एक जाति को किसी खास ऑक्यूपेशन के अंदर कन्फाइंड नहीं किया। ठीक है, सो ये हमारा अनटचेबल्स को डिसाइड करने के कुछ बेसिस थे कि जो भी इम्प्योर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो अनटचेबल है या चांडाल कह ले उसे। तो चांडालों या अनटचेबल्स के लिए दोनों एक ही है, चांडाल या अनटचेबल का बात बराबर ही है। उनके लिए कुछ रूल्स थे एज पर द मनुस्मृति। एक रूल आता है उसमें कि आप विलेज के अंदर नहीं रह सकते, आपको बाहर रहना पड़ेगा। आप नए बर्तन नहीं यूज़ कर सकते, आपको पुराने बर्तन यूज़ करेंगे। आप नए कपड़े नहीं यूज़ कर सकते, जो लोग मर जाते हैं उनके कपड़े आप इस्तेमाल करें। देन ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, आपको आभूषण अगर पहने हैं तो आप लोहे के आभूषण पहने, आप गोल्ड्स के आभूषण या पर्ल्स के आभूषण या सिल्वर के आभूषण पढ़ने के लायक नहीं है। देन यू हैव टू साउंड द क्लैपर। फाइयान हमारे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, वो जब आते हैं 5th सेंचुरी AD में इंडिया, तो वो देखते हैं कि जो अनटचेबल्स है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक है। वो जब चलते हैं तो उनको क्लैपर, तालियां बजा के या कुछ थाली लेके चलना पड़ता है जिसको वो लोग बजाते हैं, ताकि जब वो बजाएं तो लोगों को पता चले कि अच्छा कोई चांडाल निकल रहा है, तो लोग अपनी दुकानें बंद करके, गेट बंद करके थोड़े टाइम के लिए अंदर चले जाएं ताकि लोगों की नज़र इन पे ना पड़े। ऐसा माना जाता था कि लोग इनके ऊपर देख भी लेंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड इम्प्योर, ना उनको खुद को प्योर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक टूल है, तो जो ये ब्राह्मण है वो इनको समझा रहे हैं कि आप नए कपड़े मत पहन, लेकिन चांडाल कह रहे हैं कि हमें नए कपड़े खुद के लिए नहीं चाहिए, बट मेरी जो बेटी है वो दिवाली में चाहती है नए कपड़े पहनना, तो व्हाट शुड आई डू। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का ह्यूमिलिएशन किया गया था एज पर द एंशिएंट सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें अभी सुधर भी रही है क्योंकि जो हमारा बेसिस है ह्यूमैनिटी का, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन इक्वालिटी। ह्यूमैनिटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पिलर है दैट इज इक्वालिटी। आपने देखा होगा जो भी रिलीजन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं वो इसीलिए ग्रो कर पाए क्योंकि उसमें इक्वालिटी को एम्फेसाइज करा गया। चाहे बुद्धिज्म की बात करो, जैनिज्म की बात करो, इवन जो बड़ा मॉडर्न रिलीजन है इस्लाम, ये भी इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाया क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। एंड ये बाकी के रिलीजन्स की कमजोरी थी क्योंकि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे। अब सोशल डिफरेंसेस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ोगे तो वो लोग कहते हैं कि सोशल डिफरेंसेस जो है ना वो डिवाइन, जैसे ब्राह्मणों ने कहा है कि ये जो वर्ण सिस्टम है वो डिवाइन ओरिजिन का है, कुछ डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेज अनइवनली बटे हुए हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सोशल डिफरेंस। अगर आप सबके बीच रिसोर्सेज इक्वली बांट दो तो देखो कि कौन ब्राह्मण, कौन वर्ण, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय रहता, सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे क्योंकि
सबके पास जितना है उतना ही दूसरे के पास भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है, एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है। तो दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सोशल डिफरेंसेस। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सोशल डिफरेंसेस की बात करें, चाहे वर्ण के एस्पेक्ट में, चाहे जेंडर के एस्पेक्ट में। तो जेंडर के एस्पेक्ट में जहाँ तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वो क्या कहता है कि जो भी पैटर्नल रिसोर्सेज है, जो भी पुश्तैनी धन है, वो केवल बेटों के बीच ही बंटना चाहिए। एंड जो बड़ा लड़का है उसको स्पेशल शेयर दिया जा सकता है, महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलेगा इनहेरिटेंस में। हाँ, लेकिन महिलाएं जो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, एज अ टोकन ऑफ लव ऑन द स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिज हो गया, कोई पूजा हो गया, तो वो रख सकती हैं। लेकिन अगर महिलाओं को इनकेस कोई इनहेरिटेंस में मिलता है, किसी बाप ने खुश होकर अपनी बेटी के नाम कुछ धन दिया है, तो वो भी महिला अपने पति के इजाजत के बगैर नहीं रख सकती। मनुस्मृति ऑल्सो सजेस्टेड दैट वुमेन शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी और वेल्थ विदाउट द परमिशन ऑफ दियर हस्बैंड, कि अगर उनके हस्बैंड मना करते हैं तो उनको अगर इनहेरिटेंस में भी कुछ चीज़ें मिली हैं, इवन थो दैट वाज नॉट अलाउड, फिर भी अगर मिली हैं तो वो नहीं रख सकती विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। अब यहाँ पे अगर बात करें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक जरिया तो होता था इनहेरिटेंस। इसके अलावा और कौन कौन से मीन्स थे जिसके जरिए पुरुष और महिलाएं धन एकत्रित कर सकती थी? तो पुरुष के लिए था सबसे पहला इनहेरिटेंस, फाइंडिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें खोज ली, खजाना खोज लिया, परचेज करना, खरीदना, कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई चढ़ाई करना, इन्वेस्टमेंट, वर्क, गिफ्ट्स, ये सारे हमारे मीन्स होते थे फॉर मेन टू एक्वायर वेल्थ। महिलाओं के लिए आप देखें, उनको जो गिफ्ट मैरिज में मिला, उनको जो गिफ्ट विदाई के समय मिला, उनको जो गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन मिला अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, रैंडम गिफ्ट्स कहीं से मिल गए या गिफ्ट्स फ्रॉम हस्बैंड, ये सारी चीज़ें उनके मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ में आते थे। आप इसको कंपेयर करो, ये जो चीज़ें हैं वो कितनी वॉल्यूमिनस होंगी, वॉल्यूमिनस मतलब कितने ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दिस इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क, गिफ्ट्स, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द गिफ्ट्स रिसीव्ड इन मैरिज, द गिफ्ट्स रिसीव्ड इन ब्राइडल प्रोसेशन, या द गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द गर्ल फ्रॉम हर relationships like मदर हो गया, ब्रदर हो गया, फादर हो गया। सो दिस वॉज द कंडीशन। तो आप सोचिए यहाँ पे क्लियरली मना किया गया है कि यू कैन नॉट डू वर्क, यू कैन नॉट गेट शेयर इन इनहेरिटेंस, आप कॉन्कर नहीं कर सकती, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, आपको अगर कुछ पैसा मिलता भी है तो यू आर नॉट ऑथराइज टू इन्वेस्ट देम, आप काम नहीं कर सकती, यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग, यू कैन नॉट हैव शेयर इन इनहेरिटेंस टू। यहाँ पे आप अगर टूल देखें तो टूल में भी कहा जा रहा है कि जो चचा है वो कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रही हो, तो जो लड़की है वो कह रही है कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, बट चचा बहुत आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि यू शुड नॉट गो ऑफिस, क्योंकि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग यू आर नॉट लायबल टू वर्क, आप वर्क करने लायक नहीं हो। आपको अगर वेल्थ एकत्रित करना है तो इन 8-7 तरीकों से करो, बाकी जो वर्क करना हो गया, इन्वेस्टमेंट करना हो गया, कॉन्क्वेस्ट करना हो गया, ये सारे पुरुषों के काम है, आपके काम नहीं है। तो ये जो हमारा सोशल डिफरेंस का एक बहुत बड़ा बेसिस था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितना ज़्यादा चौड़ा होता गया, जितना ज़्यादा ये वाइडन होता गया, उतना ही ज़्यादा जो सोशल डिफरेंस है पुरुषों और महिलाओं के प्रति बढ़ते चलेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की या इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती किसी भी इकॉनमी में, किसी भी सोसाइटी में, जब तक ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है और जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। ठीक है, वो 80-20 के रेशियो में बटे हुए हैं, 90-10 के रेशियो में बटे हुए हैं, 95-5 के रेशियो में बटे हुए हैं। ये जब तक ये कंडीशंस रहेंगे तब तक हमारे यहाँ या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकॉनमी में आप कह लें तो इक्वालिटी नहीं आएगी। सो इन ऑर्डर टू अटेन इक्वालिटी, सबसे पहले किसी सोसाइटी को क्या करना चाहिए, दे शुड मेक दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे लेबर फोर्स में या जो काम करने का, लेबर फोर्स मतलब क्या, जितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हमारी इक्वालिटी कम होती जाएगी। सो इक्वालिटी कम करना इज नॉट अबाउट सम स्कीम, इज नॉट अबाउट सम गवर्नमेंट, दिस शुड बी द जॉब ऑफ सोसाइटी, कि आप जो भी आपकी महिलाएं उनको इतना सशक्त बनाए कि दे शुड पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा वी आर नॉट गोइंग टू eradicate these social differences which are based upon gender। अब बात करें तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ण में, जैसा हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू जेंडर कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो कुछ तरीके थे जिसके थ्रू महिलाओं को कहा गया था कि आप वेल्थ एक्वायर कर सकते हो, कुछ तरीके थे पुरुष के वेल्थ एक्वायर करने के। ऐसे ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वर्ण में कैसा था, तो अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है पैसा कमाने की, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मणों को गिफ्ट्स मिलते होंगे, अलग अलग जगह वो लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, फिर वो लोग वेदों को पढ़ाते हैं तो पैसे मिलते होंगे। क्षत्रिय कॉन्कर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लोगों को गवर्न करते, तो ये दोनों हमेशा से ही ऊपर की कैटेगरी रही है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। फिर उसके बाद वैश्य आते थे और सबसे नीचे शूद्र आते थे। एंड जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, जैसे अल-बर्डूनी का टेक्स्ट है, अल-बर्डूनी हमारे 11th सेंचुरी के 10th सेंचुरी के आसपास आया था, उन्होंने कहा जब वो इंडियन सोसाइटी को विजिट करते हैं तो कहते हैं कि ये जो अर्लियर वर्ण सिस्टम था उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, देन वैश्य और शूद्र के बीच अच्छा खासा गैप होता था, लेकिन 10th सेंचुरी एडी तक आते आते वैश्य और शूद्र लगभग आइडेंटिकल हो चुके थे, इतनी ज़्यादा जो हालत है वो वैश्यों की खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो ये अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्राइमरी रीज़न है इस
सोशल डिफरेंसेस के पीछे जो हमारे वर्ण के प्रति ऑकर करते हैं। दिस इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड द डेनिग्रेशन और डिग्रेडेशन ऑफ वैश्य एंड शूद्र। तो अगर हमें अभी भी कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करना है या सोसाइटल डिफरेंस को हटाना है, तो दैट मीन्स कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस देना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज दैट डज नॉट मीन कि आप सोशलिस्ट बन जाओ, कम्युनिस्ट बन जाओ। आपको इतना सशक्त बनाना पड़ेगा अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ को भी, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को भी, ताकि अपने हिस्से का जो शेयर है इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करके ले सके। ये हमारी जो ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था, वहाँ ऐसा केस था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ऐसी सोसाइटी के बारे में जानते हैं जो तमिल आकम में एग्जिस्ट करती थी, जब वहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था वो बहुत काबिल तारीफ है। वहाँ पे जो रिच लोग थे, चाहे वो किंग्स हो गए, एलिट्स हो गए, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि दे शुड शेयर द वेल्थ विथ बार्ड्स, कि जो गरीब लोग हैं उनमें उनका पैसा जाना चाहिए। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे धर्मशास्त्र को फॉलो किया जाता था, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जाता था। आई एम नॉट बाय द वे क्रिटिसाइजिंग हियर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज, क्योंकि ये एक कास्ट स्पेसिफिक को टारगेट नहीं किया जा रहा है। दिस इज द स्कॉलर्स, ब्राह्मण्स वेर द स्कॉलर्स। यहाँ पे अब ये चीज़ें कास्ट का फॉर्म ले चुकी हैं, बट व्हाट डू वी मीन बाय ब्राह्मण? दोज हु टीच वेदा, दोज हु रीड वेदा। तो ये हमारे पास स्कॉलर्स की कैटेगरी है। क्षत्रिय मीन्स जो वॉरियर्स उनकी कैटेगरी है। वैश्य मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनकी कैटेगरी है। शूद्र मतलब जो सर्व करने वाले लोग उनकी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम। तो ये कास्ट स्पेसिफिक के बारे में नहीं कहा गया। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन तमिल आकम कैसा था कि जो बड़े बड़े लोग थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि दे विल शेयर द वेल्थ विथ पुअर पीपल, विथ बार्ड्स, जो उनके दरबार में आए, जो उनसे कुछ मांगे तो उनको ये देना पड़ता था। दे शुड शेयर देयर वेल्थ। अब बात आती है जो सोशल डिफरेंसेस हमने पढ़ा, चाहे तमिल आकम की टेरिटरी में हो, चाहे वेल्थ इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ जेंडर हो, चाहे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ कास्ट हो। इन सोशल डिफरेंस के पीछे, या इवन किंगशिप का जो कॉन्सेप्ट है, राजत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये आदमी हमारा राजा बनेगा या ये आदमी हमारा सरदार बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो इसको लेके जब आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ोगे ना, तो वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। लाइक मध्यमा निकाय करके एक सोर्स भी आपके सामने, जिसमें अवंतिपुत्र और कच्छना के बारे में बताया गया। अवंतिपुत्र एक राजा है और कच्छन जो है हमारे बुद्ध के डिसाइपल हैं। तो कंचना से अवंतिपुत्र पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो अपने आप को ऊपर मानते, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो, सही में ऊपर है शूद्र और वैश्य से क्या? तो कंचन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? तो अवंतिपुत्र ने कहा कि किताबों में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। तो कंचन कहते हैं कि वो इसलिए ऊपर है मेरे भाई क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। अगर रिसोर्सेज हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी शूद्र के यहाँ क्षत्रिय काम नहीं करेगा या किसी वैश्य के यहाँ क्षत्रिय काम नहीं करेंगे? तो दिस इज बेसिकली द बेसिस बिहाइंड दिस सोशल डिफरेंसेस। बुद्धा यही चीज़ पे फोकस करते थे। वो कहते थे कि जो भी हमने सोसाइटी अभी क्रिएट की है दैट इज ह्यूमन क्रिएशन, ये डिवाइन क्रिएशन नहीं है। तो अगर हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं तो हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। इफ वी कैन क्रिएट द सोशल डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, इन द टर्म्स ऑफ वर्ण सिस्टम, देन दिस इज ऑन अस कि हम उसे चेंज भी कर सके। तो हम लोग अगर चेंज नहीं कर रहे तो दैट इज प्रॉब्लम। बुद्धा हमेशा फोकस करते थे कि इंडिविजुअल के स्कोप को उसके बर्थ पे ना डिसाइड करके उसके कर्म पे डिसाइड करो। ठीक है, ये तब होगा जब हमने जो चीज़ें पुरानी चीज़ें गलती करी है उनको सुधार के फिर नई चीज़ों में रिफॉर्म करें। वैसा ही जो किंगशिप का कॉन्सेप्ट है, इसमें सुत्ता पिटका जो हमारा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ये बताता है कि जैसे शुरुआत में जो ह्यूमंस थे, एंशिएंट ह्यूमंस, वो धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि हम लोग फूड भी गैदर कर सकते हैं, जब उन्हें पता चला कि हम लोग इसका भी शिकार कर सकते हैं, इसके मांस को भी खा सकते हैं, तो धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रीडी होता गया और विंडिक्टिव होता गया, तामसिक होता गया, घृणा बढ़ती गई। तो उन्होंने देखा कि हमें लालच, हमें और पैसा चाहिए, हमें और मांस चाहिए, हमें और फूड गैदर करना है, हमें और रिसोर्सेज इकट्ठे करने, और उनमें फिर बवाल होते थे, मतलब रिफ्ट जनरेट हो जाते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, एक आदमी को चुनते हैं जिसे हम लोग महासम्मत कहेंगे, दैट मीन्स द ग्रेट इलेक्ट। प्रकृति में महासम्मत मतलब द ग्रेट इलेक्ट। उसका काम क्या होगा, वो सजा देगा, जो गलती करेंगे उसको सजा देगा, जो सही करेगा उसको रिवॉर्ड देगा, वो हमें लीड करेगा। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर, सब पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक आदमी को दी जाए, और हम उस आदमी को बदले में किस चीज़ से नवाजेंगे, मतलब क्या चीज़ ऑफर करेंगे। तो हम हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, वो हम लोग उसे देंगे एज ए गिफ्ट। तुमने हमारे लिए इतना काम किया, हमारे लिए सारे दुख झेले हैं, तो तुम ये चीज़ रखो। यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ किंगशिप का। तो दैट मीन्स कि एंशिएंट ह्यूमंस जिस तरीके से ये महासम्मत के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, स्थापित करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, उसने एक बेसिस फॉर्म किया किंगशिप के कॉन्सेप्ट के लिए, राजत्व के कॉन्सेप्ट के लिए, बादशाहत के कॉन्सेप्ट के लिए, कि हर एक राज्य में एक राजा होगा, हर एक आप कह लें तो डायनेस्टी में एक रूलर होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमने ही क्रिएट की है।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो सुत्ता पिटका है उसका कहने का सेंस ही है कि जो हमारा ये सोशल डिफरेंसेस का फॉर्मेशन है ये महासमता के राह से हुआ है, फिर किंगशिप आता है, फिर लोगों ने किंगडम्स बनाने शुरू किए, बादशाहत स्थापित हुई, सल्तनत स्थापित हुई। तो ये चीज़ें चूंकि हमने ही शुरू करा तो वाई कैन नॉट बी अल्टर देम, क्यों हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं? तो इस पर भी गौर करिएगा कभी। देन अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो 3 पिटकास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुत्ता पिटका, वैनर पिटका, विदम्म पिटका। इन तीनों पिटकों में जितनी भी टीचिंग्स है, चाहे बुद्धा की टीचिंग हो, संघ से रिलेटेड चीज़ें हो, फिलोसफिकल मैटर्स हो, वो सारी चीज़ें इसमें कंपाइल्ड हैं। हर एक पिटका में अलग अलग टाइप के निकाय आते हैं, सब टेक्स्ट आते हैं, तो उन्हें भी आपको पढ़ना है। जब हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं एंड इस चैप्टर में तो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे धर्मशास्त्र की बात करें, मनुस्मृति की बात करें, धर्मसूत्र की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, महाभारत की बात करें, तो ये चीज़ बहुत लाजिम हो जाती है पता करना कि हम टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे टेक्स्ट से हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो टेक्स्ट से कंक्लूजन तक पहुंचने का सबसे पहला जरिया है, सबसे पहला स्टेप है फाइंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज पता करो। जब हमें कोई टेक्स्ट मिला तो पता करो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, पाली में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है। व्हेन वी बी श्योर कि ये चीज़ संस्कृत में लिखी गई है, उसके बाद हमें उस टेक्स्ट का नेचर पता करना है कि उस टेक्स्ट में क्या है, मंत्र है, कोई स्टोरी है या कोई नैरेटिव है, क्या चीज़ है। व्हेन वी बी अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद हम लोग ऑथर के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने इसे लिखा है, एक लोगों ने या बहुत सारे, एक आदमी ने या बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते थे। फिर उसके बाद हम लोग प्लेस और डेट ऑफ कंपोजिशन डिसाइड करते हैं कि ये कब लिखी गई होगी और कहाँ लिखी गई होगी। देन हम लोग मेन कंटेंट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब सोचिए कि महाभारत जैसे डायनेमिक टेक्स्ट में ये सारी प्रोसेसेस, पूरे प्रोसेस में सारे स्टेप्स, और ये टेक्स्ट इतना बड़ा है, 1 लाख वर्सेस हैं, तो सोचिए कितना टाइम लगा होगा इनको कंपाइल करने में एंड लोगों को बताने में कि भाई ये चीज़ महाभारत में है एंड इन चीज़ों को आपको एज एन इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पेक्युलरिटीज़ इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारी पेचीदा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इनको एज कहा जाता है कि बहुत सारे टेक्स्ट जो डायनेमिक होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, उनको हमें अलग अलग एंगल से पढ़ना पड़ता है ताकि हम लोग एक जो इंडिपेंडेंट और एक अनबायस्ड व्यू है वो देख सकें। महाभारत की जहाँ तक बात करते हैं, अगर टेक्स्ट एनालिसिस की बात करें एंड इस चैप्टर की बात करें तो मेजर सिस्टम चाहे आप कह लें तो एक्सोगैमी का सिस्टम, एक्सोगैमी का भी एग्जांपल है, पॉलीएंड्री का भी एग्जांपल है। पॉलीएंड्री द्रौपदी और जो पांडव थे उनका एग्जांपल देख लें। एक्सोगैमी एग्जांपल आप भीम और हिडिंबा की शादी देख लें। हिडिंबा राक्षस कुल से थी, भीम क्षत्रिय थे। तो जितने भी सोशल सिस्टम हैं उनमें कहीं ना कहीं महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है एंड वो चीज़ें अर्ली सोसाइटी में स्थापित हुई, फिर अभी तक चली आ रही हैं। तो महाभारत टेक्स्ट के बारे में पढ़ना बहुत लाजिम हो जाता है। महाभारत जो टेक्स्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एंड ये जो संस्कृत है वो वेदों में यूज़ की गई संस्कृत बहुत ज़्यादा ही सिंपल है एंड अदर वर्जन भी अवेलेबल है, तमिल में भी अवेलेबल है, बंगाली में भी अवेलेबल है। सो अदर वर्जन ऑफ एंशिएंट महाभारत इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो 2 टाइप के कंटेंट है, नैरेटिव एंड डिडक्टिव। नैरेटिव मतलब जो कहानियाँ जिसमें इन्वॉल्व है, इसमें आप कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, आप लाक्षागृह के बारे में पढ़ते हैं, आप शांतनु के बारे में पढ़ते हैं, आप देवदत्त यानी कि भीष्म के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द नैरेटिव। एक सेक्शन आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव सेक्शन जैसे आप भगवत गीता जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह शामिल है एंड बहुत सारे डिडक्टिव चीज़ें जब मनुस्मृति कंपाइल की जाती है 200 BC के बाद से, तो उनसे मिलती जुलती बहुत सारे डिडक्टिव वर्सेस महाभारत में डाले गए थे 200 BC के बाद, जो मनुस्मृति से मिलते जुलते थे। ठीक है, तो बहुत सारे डिडक्टिव सेक्शन मनुस्मृति से भी मिलते जुलते हैं, बहुत सारे डिडक्टिव सेक्शन आप कह ले तो श्रीमद् भगवद गीता से भी आता है। श्रीमद् भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। नाउ अगर आप बात करें ऑथरशिप की कि महाभारत लिखा किसने है, तो हमारे मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो वेद व्यास कहा जाता है कि उन्होंने लिखा था। वेद व्यास एक बहुत बड़े सेज थे, उन्होंने लिखा। लेकिन अभी जो टेक्स्ट जिसको 500 BC के बाद कंपोज किया गया या कंपाइल कहें किया गया, उसके पीछे हाथ है चैरिटियर बार्ड्स का, जो गवैये थे, जो सारथी थे, जिन्होंने अलग अलग राजाओं के साथ जंगों में पार्टिसिपेट किया, युद्धों में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो कहानियाँ सुनी वो गाँव जाके सुनाया करते थे। जब वो रिटायर हो जाते थे, जब वो सारथी बनने लायक नहीं हुए, तो वो फिर घूम के चीज़ों को सुनाया करते थे। एंड उसमें बहुत सारी महाभारत की भी स्टोरीज शामिल थी कि कैसे अर्जुन ने इतना किया, कैसे भीम ऐसे थे, कैसे कर्ण ऐसे थे। तो ऐसे करके ये चीज़ें लोगों के कानों तक पहुँच गई। एंड व्हेन ब्राह्मणास स्टार्टेड कंपाइलिंग, तो फिर उन्होंने जो भी चीज़ें सुनी हुई थी ऑलरेडी, जो उन्होंने अपने ऊपर की जनरेशन से सुनी थी, उनके ऊपर के जनरेशन ने अपने ऊपर की जनरेशन से सुनी हुई थी, ये सारी चीज़ों को कंपाइल करना शुरू करा। एंड चूंकि महाभारत को 500 BC के बाद कंपाइल करना शुरू किया जाता है, इसीलिए ये इन्फ्लुएंस्ड है मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट से भी एंड वैष्णविज्म जैसे थ्योरी से भी। इसीलिए महाभारत में विष्णु के जो अवतार है कृष्ण, उनको बहुत एम्फसाइज किया गया है, क्योंकि वैष्णविज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग दे वर द डिवोटी ऑफ विष्णु, तो वो इसमें कृष्ण को भी बहुत एक अहम स्थान दिया गया है। सो इम्पैक्ट ऑफ वैष्णविज्म और इम्पैक्ट ऑफ मनुस्मृति इज देयर इन द महाभारत, क्योंकि इसको कंपाइल उस पीरियड में करा गया जब ये चीज़ें आग पकड़ रही थी, जब वैष्णविज्म स्प्रेड हो रहा था, जब मनुस्मृति को कंपाइल किया जा रहा था। एंड बाय द वे, महाभारत इज द लार्जेस्ट टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट कंटेन्स मोर देन 1 लाख वर्सेस। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की कि महाभारत में जो चीज़ें हैं वो कितनी सत्य है, कितनी गलत है। तो इसको पता करने 151
1952 के अराउंड बीबी लाल, हमारे ब्रजबासी लाल करके एक आर्कियोलॉजिस्ट, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण भी मिला है, क्योंकि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद था, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्कियोलॉजी के रूप में। तो ये हस्तिनापुर एक विलेज था मेरठ के नज़दीक, इसको इन्होंने एक्सकेवेट किया। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त तो नहीं की, लेकिन कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। उन्होंने देखा कि जो एक लेयर, तकरीबन उन्होंने 5 लेयर एक्सकेवेट किए, 5 लेयर उन्हें मिले। उसमें से एक लेयर था जो 12 से 7 सेंचुरी बीसी का था। वहाँ पे उन्हें मड ब्रिक्स और वॉल्स ऑफ मड, एक दीवारें मिली जो मड ब्रिक्स की बनी हुई थी। देन फिर एक लेयर था जो 6 सेंचुरी बीसी का था, एंड ऑब्वियसली वो लेयर जो होगा वो इसके ऊपर होगा। 12वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो लेयर है उससे तो ऊपर ही होगा ना। तो उस लेयर में उन्हें कुछ बर्न्ड ब्रिक्स के अवशेष मिले, यानी कि पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल करा गया था। कुछ टेराकोटा स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मिले थे, बट दीज आर नॉट इनफ कि हम लोग इतनी श्योरिटी से कह सके कि महाभारत मैथोलॉजी है या एक्चुअल में इसकी जो कुछ रियलिटी है उससे रिश्ता है। तो अभी तक उतने हमें एक्सकवेशनल एविडेंसेस मिले हैं कि वी कैन से इट विथ डेड श्योरिटी कि जो महाभारत है मैथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। एंड एक्चुअली है तो वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सकवेशनल एविडेंसेस टू प्रूव दैट। सो दिस वाज इट इन दिस चैप्टर, एंड व्हेन वी विल कंक्लूड द चैप्टर, तो चूंकि हमने इस पूरे चैप्टर में टेक्स्ट के बारे में ही पढ़ा, डायनेमिक टेक्स्ट, महाभारत की बात करें, मनुस्मृति की बात करें, धर्मशास्त्र की बात करें, तो यू शुड बी श्योर कि आप जब भी कुछ टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप ऐसे जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं जो डायनेमिक नेचर के हैं, तो वन शुड रीड एंड एनालाइज इट फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑथर्स का योगदान है एंड उन अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे चीज़ों को लिखा है। जैसे महाभारत जो है 500 BC से 500 CE तक चला इसको कंपाइल करने का सिलसिला। इसमें मनुस्मृति की चीज़ें डाली गई, श्रीमद् भगवद गीता की चीज़ें डाली गई, इसमें बहुत सारे डिडैक्टिक सेक्शंस भी डाले गए, नैरेटिव सेक्शंस भी हैं। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जगह पे बैठ के इसको कंपाइल किया है। तो आप एक पर्सपेक्टिव से पढ़ के या एक पर्सपेक्टिव से इसे समझ नहीं सकते। यू शुड अप्लाई डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग नज़रिए से पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ये सारे हमारे जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की सोसाइटी है उसके फीचर्स थे, एंड उस फीचर की बेसिस कहाँ से फॉर्म हुई। तो महाभारत के बारे में पढ़ा हमने, धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा, मनुस्मृति का क्या रोल है मैरिज पे, धर्मशास्त्र का क्या रोल है, कास्ट सिस्टम पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे क्या रोल है महाभारत का, पैटर्निटी का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू होता महाभारत से। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। होप कि आपको जो एफर्ट है वो पसंद आया होगा। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन यू कैन शेयर दिस वीडियो टू। एंड अगर आपको इस टाइप के नोट्स चाहिए तो आप या तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, या हमने नीचे गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं सीधा। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, तो हमने सैम्पल पेपर भी बनाया है इस क्लास 12 हिस्ट्री का। ट्रस्ट मी, दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट सैम्पल पेपर यू विल एवर सॉल्व। अगर आप उसको देखना है कि भाई कैसा सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर का जो सैम्पल है वो हमने नीचे गूगल ड्राइव के लिंक में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट टू बाय, देन यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। आफ्टर पेइंग द प्राइस ऑफ ₹49 ओनली, आपको वो सैम्पल पेपर आपके ईमेल पर डिलीवर कर दिया जाएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।